हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12th के उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपसे पेपर में हर बार पूछ लिए जाते हैं। वो क्या है? तो वो है हमारा प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होता है इसको हम जानेंगे। फिर द्वितीयक सेल क्या होता है इसको हम जानेंगे। फिर ईंधन सेल क्या होता है उसको भी हम जानेंगे। बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अपने जो टॉपिक है इन तीनों को आसान शब्दों में हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राथमिक सेल क्या होता है। तो आई थिंक सबसे पहले हम समझेंगे प्राथमिक सेल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसे क्यों हो रहा है भैया? ये आपको साफ तरीके से दिखाई तो दे रहा होगा ना? ऐसे तो नहीं होता है। चलिए, वैसे तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे तो साफ दिखाई दे रहा होगा, मुझे अभी यहाँ से धुंधला थोड़ा दिखाई दे रहा है। बट कोई नहीं जी, आप मैनेज थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्राथमिक सेल, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। तो प्राथमिक सेल का मतलब ये होता है कि वह सेल जिसमें होने वाले रासायनिक अभिक्रिया अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, सीधी बात है कि वह सेल जिसमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो अपरिवर्तनीय होती हैं। अपरिवर्तनीय का मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है कि तथा एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। सीधी बात कहे ना, तो अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा तो ये यहां से भी आप परिभाषा कर सकते हैं कि, सीधी बात आप यहां से कह सकते हैं कि वह सेल, सीधा आप ये कह सकते हैं कि जिसे वह सेल जिसे एक बार वह सेल जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकते हैं, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। वह सेल जिसे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। तो आप वह सेल लगाकर, वह सेल जिसे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। यहाँ पे ये भी परिभाषा बोल सकते हैं और 100% फुल नंबर मिलेंगे, या यहां से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उदाहरण। तो उदाहरण में याद रखेंगे डेनियल सेल हो जाएगा, ड्राई सेल हो जाएगा। डेनियल सेल और ड्राई सेल आप समझ सकते हैं ना। एक सबसे अच्छा इसका उदाहरण है बैटरी, जो आपका रिमोट का जो सेल होता है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो मैं दिखा भी सकता हूं। ये हमारा रिमोट है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रिमोट है कैमरे का। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो डेनियल सेल देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूं तो पहले मैं दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ये जो सेल लगा हुआ है ये। ठीक है, रिमोट में जो सेल लगे होते हैं तो ये डेनियल सेल ही होते हैं जी। सॉरी, ये हमारा क्या है, प्राथमिक सेल ही होते हैं। अब इस ये एक बार डिस्चार्ज हो गया ना, तो पुनः ये चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। सबसे पहला, केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। सही बात है जी। अब ये डिस्चार्ज हो गया सेल तो उसके बाद नया ही हमें खरीदना पड़ेगा, इसको पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते। दूसरी बात कह रहा है, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, निर्माण सरल एवं सस्ता होता है। बिल्कुल सरल और सस्ता होता है। क्या करते हैं, पानी में हम विद्युत अपघट्य को मिला देते हैं और जैसे ही घोलेंगे तो तुरंत हमारा वो सेल बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, घड़ियां, रिमोट और टॉर्च आदि में उपयोग होता है। तो सही बात है, घड़ी में इसका उपयोग होता है, रिमोट में इसका उपयोग होता है, टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है इस सेल का। सभी जानते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए? तो पहला हमारा प्राथमिक जो सेल होता है समझ के होंगे। आते हैं दूसरे सेल पर। अब दूसरा हमारा सेल है जो है हमारा द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। द्वितीयक सेल,
द्वितीयक सेल का मतलब वह सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब कि दोनों तरफ से चल सकती हैं, ठीक है। वह सेल जिसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं, मतलब आगे भी चल सकती हैं और पीछे भी चल सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी इसका मतलब हुआ कि तथा डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है, कि अगर कोई जो सेल है वो डिस्चार्ज हो गया, उसका आवेश समाप्त हो गया, तो पुनः हम उसको आवेशित कर सकते हैं, उसको हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम द्वितीयक सेल कहेंगे। अगर इसको सिंपल वे में आपको बोलना है ना, तो आप बोल सकते हैं कि वह सेल जिसे हम पुनः आवेशित किया जा सकता है, वह सेल जिसे जो जो डिस्चार्ज होने के बाद भी पुनः उसको चार्ज किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। वह सेल जो डिस्चार्ज होने के बाद भी पुनः चार्ज किया जा सकता है, तो उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। सीधी बात है, इतना बोल ही देंगे, इतना सिंपल वे में हम परिभाषा बता रहे हैं। या तो ये पूरा लिख लीजिए या सीधा कहिए कि वह सेल जिसे हम मतलब वह सेल जो डिस्चार्ज होने के बाद भी पुनः चार्ज किया जा सकता है, उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। ये बोल देंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो लेड अम्ल संचायक हो गया, निकेल कैंडी कैंडिमियन मीन बैटरी हो गया, लिथियम आयरन बैटरी हो गया। तो ये सब हमारी क्या है जी, ये हमारा द्वितीयक सेल है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे वाहनों में आप देखे होंगे जो बैटरियां लगती हैं उसको हम चार्ज कर सकते हैं, इन्वर्टर में जो बैटरियां होती हैं उसे हम चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल की जो बैटरियां हो गई, लैपटॉप की बैटरी हो गई, इसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्चार्ज होने के बाद पुनः हम चार्ज कर सकते हैं, तो वो सब द्वितीयक सेल के ही उदाहरण हो गए, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में याद रखेंगे कि बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, सही बात है। फिर प्रारंभिक लागत अधिक होती है, मतलब इसको बनाने में ना पहले शुरुआत में इसकी लागत जो है मतलब महंगा पड़ता है इसको बनाने में, ठीक है। अगली बात है कि लंबी आयु होती है, मतलब इसकी आयु इसकी तुलना में रिमोट का जो ये हमारा प्राथमिक सेल लगा हुआ है इसकी तुलना में तो बहुत ही अधिक इसकी आयु होती है, ठीक है। अगला आता है वाहन, मोबाइल, लैपटॉप आदि में इसका उपयोग होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको द्वितीयक सेल भी समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम समझ लेते हैं अपना तीसरा जो है हमारा ईंधन सेल। अब ईंधन सेल क्या होता है समझ लेते हैं। ईंधन सेल, ईंधन सेल का मतलब क्या होता है, ईंधन सेल का मतलब ध्यान से आप समझेंगे, वे विद्युत रासायनिक सेल, वे विद्युत रासायनिक सेल जिसमें ईंधन, ईंधन मतलब H2 प्लस O2 मतलब ऑक्सीकरण, जैसे O2 के निरंतर आपूर्ति से सीधा हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सीधा हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उस सेल को ही हम विद्युत रासायनिक सेल सॉरी ईंधन सेल कहते हैं। सीधी बात है, वह विद्युत रासायनिक सेल जिसमें ईंधन, ईंधन जिससे कि ईंधन जैसे कि H2 हम गैस प्रोवाइड करेंगे तो वो ईंधन का कार्य करेगा, तो जिसमें ईंधन तथा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक जैसे ऑक्सीजन उसमें हो तो ऑक्सीकारक, ठीक है। तो ईंधन और ऑक्सीकारक की निरंतर आपूर्ति करके, मतलब निरंतर उसकी जो भी कमियां है उसको पूरा हम कर देते हैं और विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो उस सेल को हम ईंधन सेल कहते हैं। मतलब ईंधन सेल से ना, ईंधन सेल क्या करता है, तो वो हमारा सबसे पहले हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन से वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है, और इसी को क्या कहते हैं, ईंधन सेल हम कहते हैं। सीधी बात है, ठीक है। आशा करता हूं आप बोल देंगे, तो ईंधन सेल के बारे में आप ये बोल देंगे। उदाहरण जैसे हमारा सिंपल हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलते हैं तब जाकर यहाँ पे ईंधन सेल विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये किससे होता है, तो ईंधन सेल की सहायता से की जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में आपको याद रखना है कि जब तक ईंधन की आपूर्ति होती रहती है सेल का कार्य करता रहता है,
मतलब सीधी बात है कि जब तक ईंधन सेल जो हमारा जो ईंधन सेल है इसमें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन इसमें मिलता रहेगा, तब तक ये विद्युत ऊर्जा आराम से उत्पादन करते विद्युत ऊर्जा बनाता रहेगा। ठीक है, मतलब वो सेल कार्य करता रहेगा। जैसे ही हम ईंधन और ऑक्सीकारक देना बंद कर देंगे वो सेल समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है उच्च दक्षता होती है, उसकी दक्षता जो होती है ना वो उच्च होती है। अगला आता है पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल होता है, मतलब वातावरण के लिए हमारे प्रकृति के लिए सबसे अच्छा सेल ये है ईंधन सेल, जिससे प्रदूषण बहुत कम होता है। अगला यहाँ पे कह रहा है उपभोक्ता जो उपभोक्ता होते हैं उपभोक्ता के रूप में सामान्यतः जल बनाते हैं। ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। अगला आता है अंतरिक्ष यानों और आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों में उपयोगी होता है, मतलब अंतरिक्ष यान जैसे कि जो रॉकेट होता है, ठीक है, जहाज हो गए, तो अंतरिक्ष यानों में आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों में इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। किसका? ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ईंधन सेल भी आपको समझ में आ गई होंगी। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए जी, तो ये था हमारा ईंधन सेल जो कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो फिलहाल आज के लिए हम ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक को रहने देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा और ये तीनों टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको ये भी जरूर कहूंगा कि विशेषकर आपको कंसिस्टेंसी के साथ शाम को 7 बजे जुड़कर सभी पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं। ठीक है, 15-20 मिनट 25 मिनट की एक वीडियो हम ला रहे हैं, बट उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही केवल करा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है कि 2 महीने और बचे, 2 महीने तक कम से कम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ाई कर लें। उसके बाद हम वन शॉट भी कराएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर वन शॉट करा दीजिए, बिल्कुल कराएंगे दोस्त, उसकी टेंशन आप ना लें। 2025-26 के एग्जाम जब हुए थे तो उसमें हमने लगभग 7 बार आपकी पूरी फिजिक्स की और 7 बार पूरी आपकी केमिस्ट्री का हमने रिवीजन कराया था। 1-2 बार नहीं तो 7 बार, कुछ कहा जाता है 7 बार को। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से चाहें तो अपनी चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। दूसरी बात मैं जरूर कहूंगा, चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारा सपोर्ट हो सके और मैं भी थोड़ा मोटिवेट होकर और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड करा सके। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आ गए हैं टॉपिक, तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।